2019 में जब ये आर्थिक आरक्षण आया, इसे संविधान संशोधन 103 के तहत जोड़ा गया, तब से ये काफी विवाद का मुद्दा बना रहा है। उसके लिए हम आगे बात करते हैं कि आखिर ये विवाद का मुद्दा क्यों बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या है। आर्थिक आधार, जो कि अपने शब्दों से ही अपनी व्याख्या बताता है। समाज में कुछ ऐसे लोग जो कि ना तो समाज में या सामाजिक रूप से ऐसे नजर से देखे जाते हैं जो कि हे दृष्टि माना जाता है, जैसे कि कभी हमारे समाज में SC ST को लेकर के रहा करता था, पिछड़े वर्ग को लेकर के रहा करता था। इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ये आर्थिक आधार पर मजबूत नहीं है, जिसके वजह से इनके पास स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा नहीं मिल पाती है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, इतने गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो अपने लिए घर बनवा सके। कई बार वो लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो उनको लेकर के एक तरीके से सरकार ने ये व्यवस्था दी 103 संविधान संशोधन के माध्यम से कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से जिनके बच्चे पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो जिन क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया गया है, उन क्षेत्रों में वो गरीब परिवार के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। एक ये माध्यम बनाया गया। अब इस पर कुछ लोगों के अपने अपने सोच विचार हैं, इसके वजह से ये काफी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। हम ये समझने वाले हैं कि आखिर उनके विचार क्या हैं। ये विचार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब कहीं पर अपनी बात रखेंगे इस टॉपिक को लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि केवल अपनी सोच या किसी एक पक्ष में ही बात करें। हमेशा जब आप यह देखें एक अधिकारी के तौर पे कि आप जब अधिकारी बन जाएंगे, या एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर एक अच्छे तरीके से बातचीत के दौरान, जैसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, गुड कम्युनिकेशन, तो उसके दौरान भी आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, तो यहाँ पर सरकार की अपनी सोच है। इसके अलावा जनता में भी कई अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये लोग आर्थिक आधार के आरक्षण पर क्यों इसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेकर के कई सारी याचिकाएं दर्ज की गई हैं। अब ये याचिकाओं को लेकर के ही सुनवाई स्टार्ट की गई है। 13 सितंबर 2022 मंगलवार का दिन था, जहां पर केस की सुनवाई शुरू की जाती है। इस केस में 5 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित करते हैं, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद को संभाले हैं। अब इसके बाद बात करें याचिकाकर्ता के बारे में। ध्यान रखें, यहाँ पर हम सबसे पहले यही जानने वाले हैं कि आखिर याचिकाकर्ता की क्या सोच है, मतलब जो याचिका कर रहे हैं कि आखिर ये संविधान के खिलाफ है। तो उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर वो क्या वजह दे रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कहा है। ये समय समय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से बताता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि याचिकाकर्ता ने और भी क्या बातें कही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि आर्थिक आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को बाहर रखा गया है। यहाँ पर यह कहना है याचिकाकर्ता का कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, उसमें सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसका लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग तक सीमित है, मतलब कि जो जनरल वाले आते हैं, उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके तक सीमित है। इसलिए यह बराबरी और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कानून विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन गोपाल ये कहते हैं, यहाँ पर ये जो भी बात कहेंगे ये याचिकाकर्ता की ओर से कहते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन वे दो पहलू हैं। कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन वे दो पहलू हैं जिन पर आधारित है आरक्षण। मतलब कि आरक्षण का जो बेस है वो यही है कि जो लोग सामाजिक रूप से पीछे हैं और जो लोग शैक्षणिक रूप से पीछे हैं, इन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। या आरक्षण का जो मेन आधार है कि आरक्षण क्यों है, क्यों दिया जा रहा है आरक्षण, आरक्षण को पैदा ही क्यों किया गया, वो इसी वजह से किया गया, इन्हीं दोनों बेस पर। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के मानक में आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। अब इनका यहाँ पर कहना है कि जो लोग सामाजिक रूप से पीछे हैं, शिक्षा में जो लोग पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दोनों ही चीज में इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये दोनों ही चीजों के साथ आर्थिक चीजें भी शामिल हैं, तो इसको अलग से कहां से कर दिया गया कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए अलग से आरक्षण। इसके अलावा याचिकाकर्ता क्या कहते हैं कि सामाजिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ापन के बगैर नहीं हो सकता है। और ये भी कहते हैं कि यह दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब कि जो लोग गरीब हैं वो सामाजिक रूप से पिछड़े भी होंगे, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं चल सकते हैं।
अब इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से डॉक्टर मोहन गोपाल ये भी कहते हैं कि हमें आरक्षण में कोई रुचि नहीं है, मतलब कि हमें आरक्षण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ प्रतिनिधित्व में रुचि है। प्रतिनिधित्व में कि समाज में जहां पर बाकी सभी वर्ग है वहां पर हम भी हों, हमें भी बराबरी का दर्जा मिला हो, सामाजिक रूप से समान सम्मान मिले। इसके अलावा शिक्षा में सभी लोगों को जैसे शिक्षा दी जाती है वैसे हमें भी मिले, इस तरीके से कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई प्रतिनिधित्व का आरक्षण से बेहतर तरीका लाता है तो हम आरक्षण को छोड़ देंगे। का यहाँ पर यही कहना है कि अगर आरक्षण की जगह कोई दूसरी विधि लेकर के आते हैं जिसकी वजह से हमें समान प्रतिनिधित्व मिलेगा तो हम आरक्षण को छोड़ देंगे। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो ये कहते हैं। अलावा डॉक्टर मोहन गोपाल का ये भी कहना है कि आर्थिक स्थिति घटनाओं से बदलती रहती है, या लॉटरी जीतने या जुआ हारने से बदल सकती है। इनका सिंपल सा कहना ये है कि आर्थिक स्थिति एक खेल की तरह है, कभी भी बदल सकती है। यूं कहा जाए तो किसी की लॉटरी लगते ही वो अमीर हो जाता है, कोई जुआ खेलकर अपना सब कुछ गवा देता है, वो गरीब बन जाता है। तो आर्थिक स्थिति को मेन बेस मत बनाइए, इनका कहने का मतलब सीधा सा ये है, क्योंकि ये कभी भी बदलता रहता है। इन्होंने याचिका में क्या कहा इसके बारे में देखते हैं। तो यह कहा कि यह संविधान संशोधन 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है। अब यहाँ पर यह समझते हैं कि आखिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण है, मतलब कि ये इंसान पिछड़े वर्ग में आता है, ये केवल इकोनॉमी को देख करके नहीं कहा जा सकता, मतलब उसकी आय को देख करके डिसाइड नहीं किया जा सकता है। करता यहाँ पर ये कहते हैं कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए लागू किए गए आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई 50% की सीमा का उल्लंघन करते हैं। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ आरक्षण 50% से ऊपर नहीं हो, ये भी नियम है। तो वो यहीं पर याद दिला रहे हैं कि 10% आर्थिक आरक्षण देने की वजह से यहाँ पर ये 50% का जो सीमा है वो उसको लांघता है, उल्लंघन करता है। देखिए, सारी बातें तो थी याचिकाकर्ताओं की, याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी ओर से बातें कही। वैसे तो ये सारे रीजन सुनने के बाद, समझने के बाद कई सारी अलग अलग बातें आती हैं। फिलहाल हम अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला नहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से फैसला सुनाएगा उसी हिसाब से आपको अपने विचार भी रखने होंगे। इसके साथ ही जब आप मेंस का और प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो इंटरव्यू में भी जवाब देना होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि एक याचिकाकर्ता अपनी ओर से कौन कौन से रीजन देता है। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के बारे में। यह संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और इस संशोधन के माध्यम से इन्होंने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 इन दोनों में संशोधन किया था। हमारे मूल अधिकार और वो संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में है ये जरूर पता होना चाहिए आपको। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो लोग जनरल में आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होने का मतलब है कि उनके पास स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है, और यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहीं ना कहीं ये आर्थिक आरक्षण आया।